जल्लाद का धर्मजाल वाया नेपाल। धर्मांतरण की पूरी फैक्ट्री खड़ी करना छांगुर का मास्टर प्लान था, जिसकी शुरुआत उसने बलरामपुर से की और उसे नेपाल तक फैलाने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी। और धर्मांतरण की इस नापाक साजिश को पूरा करने के लिए छांगुर को विदेशों में फंडिंग हो रही थी। बताया जा रहा है कि छांगुर को पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब जैसे मुल्कों से करोड़ों की फंडिंग मिल रही थी। अब बड़ा खुलासा हुआ है कि छांगुर किस तरह अलग अलग हिस्सों में अपने धर्मांतरण का जाल बिछा रहा था। सूत्रों के मुताबिक छांगुर नेपाल बॉर्डर से सटे गांवों में धर्मांतरण के अड्डे खोलने की साजिश रच रहा था और इसके लिए उसने अपनी एक स्पेशल टीम भी तैयार कर रखी थी। छांगुर की नजर नेपाल बॉर्डर के पास के 46 गाँव के युवाओं पर थी। बॉर्डर इलाके में इस इस्लामिक मूवमेंट को फैलाने के लिए छांगुर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च करने वाला था। नेपाल बॉर्डर के गांवों में छांगुर के कई गुर्गे काम कर रहे थे, जो इन गांवों के युवाओं पर पैनी नजर रखे हुए थे। इन गांवों में रहने वाले युवाओं को धर्मांतरण गैंग में जोड़ने के लिए छांगुर ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार की थी। छांगुर का पूरा प्लान था बलरामपुर से नेपाल तक अपनी गहरी पैठ बनाने का और नेपाल बॉर्डर के इलाके को स्लीपर सेल का जोन बनाया जा रहा था, क्योंकि नेपाल बॉर्डर से सटे 46 गाँवों में छांगुर धर्मांतरण के अड्डे खोलना चाहता था। छांगुर की ये साजिश सिर्फ एक जिले या एक खास इलाके तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए खतरे की घंटी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब जरा आप ये समझिए कि आखिर छांगुर धर्मांतरण गैंग में युवाओं को शामिल कैसे करता था, कैसे सेलेक्ट करता था और उनको क्या लालच देता था, वो बारी बारी से बताता हूं। जलसा आयोजित करता था, जलसों के बहाने छांगुर स्पीच देता था, लोगों में पर्चे बांटता था ताकि पता लगा सके कि युवाओं की सोच क्या है, जिहाद को लेकर युवाओं का नजरिया क्या है, ये छांगुर पहचानता था। उसके अलावा युवाओं को पैसे का लालच देता था, पैसे का लालच देकर अपनी गैंग में शामिल करता था। छांगुर के धर्मांतरण गैंग का एक नया चेहरा भी सामने आया। यह है चॉकलेट आर्मी, उसका सिपह सालार सिद्दीकी, जिस पर हिंदू लड़कियों को फंसा करके धर्मांतरण करने के आरोप लगे। गाजियाबाद में एक युवती के लापता होने में उसका नाम सामने आया और बदर अख्तर सिद्दीकी छांगुर का चेला बताया जा रहा है। जलालुद्दीन के इश्कबाज एजेंट हिंदू लड़कियों को फंसाते थे। छांगुर की चॉकलेटी आर्मी धर्मांतरण करवाती थी। हैंडसम चेहरे छांगुर के मोहरे। जैसे जैसे छांगुर के धर्मांतरण लोक का परत दर परत खुलासा हो रहा है, वैसे वैसे छांगुर के धर्मांतरण वाले खेल का हर एक चैप्टर सामने आता जा रहा है। इससे पहले सामान्य परिवार की हिंदू लड़कियों से दोस्ती करते थे, महंगी गाड़ियों और महंगी लाइफस्टाइल की आदत डालता था, लड़कियों को लग्जरी लाइफ का सपना दिखाया जाता था, जाल में फंस चुकी लड़कियों को परिवार से दूर किया जाता था, परिवार से दूर हुई लड़कियों का धर्मांतरण कराया जाता था। छांगुर का हैंडसम प्लान भी पता चला है। छांगुर धर्मांतरण के लिए हैंडसम लड़कों की एक टीम अपने साथ रखता था और उनसे तमाम गरीब तबके की लड़कियों से अफेयर करवाता था। सवाल है कि आखिर छांगुर धर्मांतरण का खेल कैसे खेल रहा था, आतंक फैलाने की साजिश कैसे रच रहा था, कैसे किसी को कोई शक, कोई सुबह, कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। और हर साजिश में शामिल दो किरदार और नाम है नीतू उर्फ नसरीन और नवीन। ये तीन लोगों की तिगड़ी मिलकर धर्मांतरण के पूरे रैकेट को चला रहे हैं। मजहब इस्लाम, हिंदू पहचान, छांगुर की फरेबी तिगड़ी। छांगुर का धर्मांतरण लोग, एक एक कर हर खिलाड़ी एक्सपोज। छांगुर के धर्मांतरण लोग का अब एक एक कैरेक्टर सामने आ रहा है। छलावा के इस खेल में कौन क्या करता था, ये सब एक्सपोज हो रहा है। लेकिन इस खेल के तीन अहम खिलाड़ी हैं, छांगुर, नीतू और नवीन। ये सिर्फ तीन नाम नहीं, ये वो तीन चेहरे धर्मांतरण के खेल के वो खिलाड़ी हैं जो गजवाए हिंद के प्लान पर काम कर रहे थे।
अब जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि नीतू उर्फ नसरीन तमिलनाडु की रहने वाली है। छांगुर ने अपनी करीबी नीतू उर्फ नसरीन और उसके पति नवीन रोहरा के साथ साथ उनकी बेटी का भी धर्मांतरण करवा दिया था। धर्म परिवर्तन के बाद नीतू की बेटी का नाम सबीहा रखा था, लेकिन कागजों में इनके तीनों के नाम हिंदू ही थे। छांगुर की सहयोगी नीतू नसरीन और नवीन ने अपना धर्म परिवर्तन तो कर लिया था, लेकिन उन्होंने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स पे अपना नाम नहीं बदलवाया था। उनका पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड सभी हिंदू नामों से चल रहे थे। यहाँ तक कि कोई भी जमीन ये खरीदते वो हिंदू नाम से ही खरीदी जाती थी। यही नहीं, खुलासा ये भी हुआ है कि छांगुर एंड कंपनी ने पासपोर्ट बनवाने के दौरान भी गड़बड़ झाला किया था। जब नीतू और नवीन का धर्मांतरण कराने के लिए छांगुर उनको दुबई ले गया था, तब फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल किया गया था। इसके साथ ही नीतू नसरीन इसलिए यूएई नहीं भाग पाई क्योंकि उसका पासपोर्ट 2024 में एक्सपायर हो गया था, जिसकी वजह से एटीएस लगातार अपना शिकंजा कस रही थी और नीतू और छांगुर विदेश फरार नहीं हो पाए। फिलहाल ये तिकड़ी योगी फोर्स के शिकंजे में है और आगे अभी और भी खुलासे होने बाकी हैं। लखनऊ से जी मीडिया के लिए विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट। वहीं यूपी में कांवड़ यात्रा जारी और इसी बीच बरेली के एक सरकारी टीचर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चों से कह रहा है कि कांवड़ लेने मत जाना। ये पंक्तियां अब सोशल मीडिया के साथ साथ राजनीति में भी हलचल मचा रही हैं और अखिलेश यादव ने जो कहा वो आपको सुनना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर शिव भक्तों की आस्था का समंदर नजर आ रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार ने सुरक्षा और सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए हैं, लेकिन इसी बीच बरेली के एक शिक्षक जिनका नाम डॉक्टर रजनीश गंगवार है, उनका एक वीडियो सामने आता है जिसमें वो स्कूल की असेंबली में बच्चों को एक कविता सुनाते हैं जिसमें कांवड़ यात्रा पर तंज कसा गया है। कांवड़ लेने मत जाना, तू जान तो दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। इस वीडियो को अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी शेयर किया है। यानी अब ये मुद्दा केवल एक शिक्षक की विचारधारा का नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से ले चुका है। और अखिलेश यादव ने शिक्षक के वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, जो मानवता के मार्ग पर ले जाए वही सबसे बड़ा धर्म है। अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव ने इस स्टेटमेंट का समर्थन किया जिसमें कांवड़ यात्रा का विरोध किया गया है, यानी क्या अखिलेश ने एक तरह से कांवड़ का ही विरोध कर दिया? जिस समय यूपी सरकार हर जिले में शिव भक्तों की सुरक्षा और व्यवस्थाओं में लगी है, उसी समय सरकारी वेतन पर नियुक्त एक शिक्षक सरकार के कामकाज पर व्यंग्यात्मक कविता सुनाता है। बवाल बढ़ा तो रजनीश गंगवार फिर से सामने आए और सरकार को घेरा। गंगवार ने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षालय को बंद कर रही है और मदिरालय को खोल रही है। ना किसी धर्म का वो विरोध किया है, ना मैंने किसी कोई टीका टिप्पणी की है। मैं तो सिर्फ छोटे बच्चों के लिए जो है वो किया है। ये लोग जबरदस्ती उसके लिए लपेट रहे हैं अपने लिए, तो इसके लिए क्या है? तो ऊंची मानसिकता के लोग हैं, तो मैं इसके लिए क्या, मैं कुछ नहीं कहूँगा, इनके लिए क्या कहूँगा, वो तो खुद ही दिखा रहे हैं। डॉक्टर रजनीश गंगवार बरेली के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं, यानी उनका पेशा अनुशासन और संविधान के दायरे में रहकर शिक्षा देना है। लेकिन जब एक शिक्षक स्कूल की असेंबली में कविता के माध्यम से सरकार और धार्मिक यात्राओं पर सवाल उठाने लगे, तो ये सवाल उठने भी लाजमी है कि क्या वो अपनी भूमिका को भूल रहे हैं, क्या वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं या उन पर अपनी वैचारिक कुंठा थोप रहे हैं। शिक्षक को कविता सुनाने की आज़ादी है, लेकिन अगर वो सरकारी मंच का इस्तेमाल करके सरकार और धार्मिक आयोजनों पर टिप्पणी करता है तो फिर उसका कटघरे में आना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी मामले पर जी न्यूज की खबर का असर हुआ है। बरेली के टीचर रजनीश ने माफी मांगी। रजनीश गंगवार ने बोला कि मैं माफी मांगता हूं, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा भाव नहीं था और पहुंचे है तो मैं इस चीज के लिए माफी मांगने को तैयार हूं। रजनीश गंगवार ने जो कांवड़ को लेकर कविता सुनाई थी स्कूल के बच्चों के बीच में, उसी को लेकर रजनीश गंगवार ने माफी मांगी। और ना मैं धर्म विरोधी हूँ और ना मैं सरकार का विरोधी हूँ। ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं और मैं इनका समर्थक भी हूँ। और अगर इस मेरे कारण किसी की भावनाएं आहत हुई हैं
तो मैं पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ और भविष्य में इस तरह की कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी। अब बात एक ऐसे खतरे की जो शहर शहर बढ़ता जा रहा है। ये खतरा है स्टंटबाजों का, जो सड़क पर अपने साथ और दूसरों की जान के दुश्मन बने। मगर यूपी की, उत्तर प्रदेश की पुलिस इन स्टंटबाज का इलाज करना शुरू कर चुकी है। दिखाते हैं आपको कि लखनऊ से अमरोहा तक कैसे एक्शन लिया गया। लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, फिरोजाबाद और जालौन। यूपी के शहर शहर में इन दिनों युवाओं पर स्टंटबाजी का फितूर सिर चढ़कर बोल रहा है। कहीं सड़कों पर तेज रफ्तार में बाइक दौड़ाई जा रही है, तो कहीं कार को स्टंट का हथियार बनाया जा रहा है। यूपी के अलग अलग हिस्सों से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसके बाद योगी फोर्स फुल ऑन एक्शन मोड में आ चुकी है। सबसे पहले देखिए लखनऊ की सड़कों पर उत्पात मचाते इन स्टंटबाजों का ये वीडियो। लखनऊ के व्यस्त इलाकों में से एक यूनिवर्सिटी रोड का ये वीडियो बीती रात का है, जब करीब दर्जन भर बाइक सवार सड़क पर रेस लगा रहे थे। इन्हें ना तो ट्रैफिक नियमों की फिक्र थी और ना ही सड़क पर चलने वाले लोगों की। मगर इन बाइकर्स का ये स्टंट सड़क पर चलने वालों के लिए तब और खतरनाक हो गया, जब रफ्तार के नशे में चूर इन युवकों की बाइक आपस में टकरा गई। एक झटके में स्टंटबाजी का शौक मुसीबत में बदल गया और इनके साथ साथ बाकी युवकों की भी सांसें थम गई। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे के शिकार युवक को ज्यादा गंभीर चोट नहीं लगी, मगर इनके खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल होते ही योगी फोर्स फौरन एक्शन में आ गई और स्टंटबाजों को हिरासत में ले लिया। लखनऊ के महानगर थाने की पुलिस ने इन स्टंटबाजों को न सिर्फ हिरासत में लिया, बल्कि उनकी बाइक के साथ उनकी परेड भी निकलवा दी। योगी फोर्स ने लखनऊ के स्टंटबाज बाइकर्स का तो इलाज कर दिया। अब बारी है ग्रेटर नोएडा के इन रईसजादों की, जो बिना नंबर प्लेट की कारों के शीशे पर काली फिल्म लगाकर खुलेआम स्टंट करते दिखे। खुलेआम सड़कों पर स्टंट का ये वीडियो नॉलेज पार्क कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है, जहां इस स्टंटबाजी से सड़क पर चलने वाले लोग डरे सहमे नजर आए। अब जल्द ही इनका भी वही इलाज होगा जो अमरोहा के इन स्टंटबाजों का हुआ। सलाखों के पीछे खड़े ये दोनों युवक गंगा एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर से स्टंट कर रहे थे, मगर योगी फोर्स ने दोनों को गिरफ्तार कर उनके ट्रैक्टर भी सीज कर लिए। मगर ऐसे स्टंटबाजों की लिस्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर रीलबाजी का ऐसा नशा चढ़ा है कि ये बाइक सवार युवक कहीं भी स्टंट करने से बाज नहीं आते, चाहे हाईवे हो या फिर बिजी सड़क। रील बनाने के चक्कर में युवा अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी मुसीबत में डाल रहे हैं। मगर योगी फोर्स ने यह तय कर लिया है कि ऐसे रीलबाजों और स्टंटबाजों को सबक सिखाकर ही छोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वहीं संभल की रीलबाजों पर अब एक्शन भी सामने आया। सोशल मीडिया पर लाइक और कमेंट के लिए भद्दी गंदी गालें देने वाली इन्फ्लुएंसर्स के पर अब कतरे जा रहे हैं। ऐसा ही हुआ है संभल के एक रीलबाज के साथ, जिसके ऊपर पुलिस एक्शन हो चुका है। परी की अश्लीलता वाली उड़ान, योगी फोर्स का एक्शन। अगर तू हमारे खिलाफ खड़े होने का दम रखता है तो इसमें कोई दो राय नहीं, हम भी होने का दम रखते हैं। संभल की डर्टी इन्फ्लुएंसर, चाहिए था फेम, पहुंच गई जेल। दुश्मन बनाना पड़ता जमाना, इतना आसान ना हमारी तरह नाम कमाना। और सुन, महक परी कह दे कभी बेब में हो, समझा? सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने और वायरल होने की होड़ में लोग अक्सर सारी हदें पार कर देते हैं, लेकिन कई बार फेम की ये भूख इंसान को सीधा जेल के अंदर पहुंचा देती है। उत्तर प्रदेश के संभल से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट डालने के आरोप में पुलिस ने 2 सगी बहनों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये तस्वीरें देखिए, पुलिस की गिरफ्त में खड़ी ये वही लड़कियां हैं जो सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए अश्लील कंटेंट परोस रही थी, भद्दे कमेंट कर रही थी और सरेआम गालियां बक रही थी। इनके चेहरे पर भले ही मासूमियत नजर आ रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाने का आरोप इन पर लगा है।
मेहरुल निशा उर्फ परी, महक, हिना, इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर रोजाना अश्लील इशारे, गालियों और भद्दी हरकतों वाले वीडियो अपलोड किए जाते थे और इनके ऐसे वीडियो पर हजारों व्यूज आते थे। दुश्मन बनाना पड़ता जमाना। इन्हीं व्यूज से इन्हें सोशल मीडिया पर कमाई भी हो रही थी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि ये तीनों लड़कियां सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो डालकर हर महीने करीब 35,000 रुपए कमा रही थी। अपने आप को सस्ती लोकप्रियता पाने के चक्कर में इनके द्वारा एक कृत्य किया गया है। इन लोगों के खिलाफ 296 BBNS और 67 IT एक्ट का अभियोग पंजीकृत करके आज इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सभी उन लोगों से जो लोग सस्ती लोकप्रियता पाने या इंस्टाग्राम में अश्लीलता फैलाते हैं, उन सबसे अनुरोध है कि इस तरीके के कृत्य ना करें। हर व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है। इन वीडियो में जिस तरह की भाषा, इशारे और भंगिमाएं दिखाई जा रही थी, वो इतनी आपत्तिजनक थी कि गांव के कुछ जिम्मेदार लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी। इसके बाद पुलिस ने इन तीनों लड़कियों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कोर्ट से इन्हें जमानत जरूर मिल गई है। गैस में मान्य न्यायालय ने उनको बेल आउट कर दिया, क्योंकि मामला 7 ईयर से नीचा है। माननीय उच्चतम न्यायालय का भी दिशा निर्देश है कि जो मामला 7 ईयर का हो तो उसमें अरेस्टिंग भी नहीं करनी चाहिए, उसको 41 डे के नोटिस पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन अब ये मामला सिर्फ गिरफ्तारी या जमानत का नहीं रह गया, बल्कि इससे एक साफ संदेश गया है कि सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए अश्लीलता का सहारा लेना कम से कम योगी राज में तो नहीं चलेगा। क्योंकि सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स और वायरल वीडियो भले ही कुछ वक्त के लिए चर्चाओं में ला दें, लेकिन कानून से बचना आसान नहीं और फेम की ये गलियों से अक्सर सीधा रास्ता जेल तक जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तराखंड के सभी सरकारी स्कूलों में गीता के श्लोक पाठ करने का आदेश लागू हो चुका है। करीब 17,000 सरकारी स्कूल हैं जहां सुबह की प्रार्थना सभा में रोज गीता के श्लोक न सिर्फ उनका उच्चारण हो रहा है, बल्कि उन श्लोकों का अर्थ क्या है ये बच्चों को बताया और समझाया जा रहा है। और इसी पहल पर कांग्रेस पार्टी ने सुझाव दिया कि पूरी रिपोर्ट उसके लिए आपको देखनी चाहिए। देवभूमि के गुरुकुल में गीता का पाठ। भागवत पढ़ने से हमारे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। स्कूलों में गीता पाठ होगा, कट्टरपंथियों को क्यों खटका। सड़कों पे भी विरोध करेंगे और ऐसा कोई अगर ऑर्डर होगा तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करने के लिए कोर्ट में भी उसको चैलेंज करेंगे। गीता पर ऐतराज, कुरान की मांग। जब अगर आपका दिल ये चाह रहा है कि गीता पढ़ाई जाए तो कुरान भी पढ़ाया जाए। सावन का पावन महीना चल रहा है और इसी पावन महीने में देवभूमि उत्तराखंड के सभी सरकारी स्कूलों में श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का पाठ होगा। इसको लेकर जो सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है और कहा गया है कि राज्य के सरकारी स्कूलों की प्रार्थना सभा में छात्रों को रोजाना गीता का एक श्लोक अर्थ सहित सुनाया जाए, ताकि आधुनिक शिक्षा के साथ ही वो भारतीय ज्ञान परंपरा से भी परिचित हों और उन्हें एक श्रेष्ठ नागरिक बनाया जा सके। भागवत पढ़ने से हमारे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो निर्मित हमारे लिए जो काम है, उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। अपने हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी जाएंगे उस क्षेत्र में वो नाम को रोशन। इसके साथ ही आदेश में लिखा गया है कि शिक्षक एक श्लोक को साप्ताहिक श्लोक घोषित करेंगे और नोटिस बोर्ड पर उस श्लोक को अर्थ सहित लिखेंगे, जिसका छात्र अभ्यास करेंगे और 1 हफ्ते के बाद उस पर छात्रों के साथ चर्चा कर फीडबैक लिया जाएगा। इसके साथ ही आदेश में ये भी लिखा गया है कि शिक्षक छात्रों को इस बात की जानकारी देंगे कि कैसे श्रीमद् भगवत गीता के सिद्धांत किस प्रकार मानवीय मूल्य, व्यवहार, नेतृत्व, कौशल, निर्णय क्षमता, भावनात्मक संतुलन और वैज्ञानिक सोच विकसित करते हैं। लेकिन धामी सरकार का ये फैसला कुछ कट्टरपंथियों को बहुत चुभ रहा है। उत्तराखंड का मुस्लिम समाज इस फैसले का विरोध कर रहा है। हथकंडे इसलिए एक समुदाय को खुश करने के हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको करना चाहिए। रोजगार पे बात होनी चाहिए, शिक्षा पे बात अदर होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती। बिल्कुल विरोध किया जाएगा सर, बिल्कुल विरोध करेंगे इसका। एक धर्म की किताब ग्रंथ पढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरा धर्म भी बोलेगा कि हमारे धर्म को क्यों नहीं पढ़ाएंगे। देवभूमि के मुस्लिम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर स्कूल में गीता का पाठ हो सकता है तो कुरान का क्यों नहीं। जब अगर आपका दिल ये चाह रहा है कि गीता पढ़ाई जाए तो कुरान भी पढ़ाया जाए। सिर्फ भगवत गीता ही क्यों,
रामायण ही क्यों, महाभारत ही क्यों, कुरान क्यों नहीं, बाइबल क्यों नहीं, गुरबानी क्यों नहीं, सब पढ़ाया जाना चाहिए। सड़कों पे भी विरोध करेंगे और ऐसा कोई अगर ऑर्डर होगा तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करने के लिए कोर्ट में भी उसको चैलेंज करेंगे। दरअसल उत्तराखंड की आबादी करीब 83% सनातनी है और यहाँ पर करीब 13% मुसलमान भी रहते हैं। राज्य की डेमोग्राफी को लेकर पहले ही काफी बवाल हो चुका है। यूसीसी जैसे मुद्दों पर देवभूमि का सियासी रंग दुनिया पहले ही देख चुकी है। अब ये सवाल भी लाजमी है कि गीता पाठ देवभूमि में नहीं होगा तो आखिर कहां होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कांवड़ यात्रा को लेकर के मौलाना कौसर हयात ने गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी दी, जिसमें कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाए गए। और कौसर हयात का दावा यह कि कांवड़ियों से लोगों को खतरा है और सीधे सीधे उत्तर प्रदेश पुलिस पर आरोप लगाया और कहा कि कांवड़ियों की गुंडागर्दी पर उत्तर प्रदेश पुलिस आंखें बंद कर लेती है। तो कांवड़ियों को तो कोई खतरा नहीं है, अलबत्ता कांवड़ियों से आम नागरिकों को खतरा जरूर पैदा हो गया है। कांवड़ियों से आम नागरिकों को खतरा जरूर पैदा हो गया है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा का उल्लास अपने चरम पर है। लाखों कांवड़िए भोलेनाथ की भक्ति में लीन होकर कठिन तपस्या करते हुए कांवड़ लेकर हरिद्वार से जल लेने जा रहे हैं। लेकिन कांवड़ की इस आस्था पर अब एक मौलाना का जहरीला बयान सामने आया है, जिसने एक बार फिर देश में धार्मिक सौहार्द के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश की है। कांवड़ियों से आम नागरिकों को खतरा जरूर पैदा हो गया है। उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार और हरिद्वार से आगे चल के रुड़की और रुड़की से आगे चल के मुजफ्फरनगर और मेरठ के अंदर जो उत्पात मचाया जा रहा है, अब तक कई गाड़ियां तोड़ी जा चुकी हैं, कई मोटरसाइकिलें तोड़ी जा चुकी हैं अब तक, और ई रिक्शा तोड़े जा चुके हैं, और उसके अलावा होटलों को कई को उजाड़ा जा चुका है, जिसमें हिंदुओं के भी होटल हैं, उनको उजाड़ा जा चुका है और एक ऐसा उत्पात मचाया हुआ है। और पुलिस तमाशाई देखती रहती है। जहाँ हजारों पुलिस वाले तैनात हैं सुरक्षा के लिए, क्या वो केवल कांवड़ियों की सुरक्षा करेंगे? क्या आम नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या नाम उत्तराखंड सरकार की और यूपी सरकार की नहीं है? ये खुला हुआ एक बिल्कुल अन्याय हो रहा है, खुला हुआ जुल्म है कि एक क्या नाम ग्रुप को आप और बाकायदा स्पॉन्सर्ड करके और उसे एक लाइसेंस दे रहे हैं बदमाशी का, गुंडागर्दी का लाइसेंस देकर आप खुली गुंडागर्दी करा रहे हैं। ये हैं कौसर हयात, जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के उपाध्यक्ष हैं। इन्होंने इसी मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा है। उन्होंने कांवड़ियों पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया और पुलिस पर उन्हें लाइसेंस देने का। मुसलमानों के लिए सारे कानून बने हुए हैं, क्या औरों को इस तरह खुली छूट दी जा रही है? ये देश के अंदर आप एक तरह से अराजकता, लाकानूनियत पैदा कर रहे हैं और इस तरह से ये देश का नुकसान हो रहा है। मुसलमानों का नुकसान नहीं हो रहा, देश का नुकसान हो रहा है। जिस तरह आपने सड़कें बंद कर दी, मुख्य मार्ग सारे बंद कर दिए, एक तरफ आप 15 मिनट नमाज पढ़ने के लिए क्या नाम सड़क नहीं दे सकते, सड़कों पे नमाज आपने बैन कर दी, जबकि सड़कों पर नमाज हम सिर्फ ईदगाह या मस्जिदों के अंदर जगह की कमी की वजह से हम सड़कों तक आते हैं। ये सब क्या तमाशा हो रहा है इस देश में? कौसर हयात बोल तो रहे थे कांवड़ियों पर, लेकिन बोलते बोलते नमाजियों पर आ गए, यानी इन्हें सड़क पर नमाज का हक चाहिए। कौसर हयात को सड़क पर नमाज का हक चाहिए, लेकिन मौलाना साहब ये भूल जाते हैं कि देश की अलग अलग अदालतों ने हिदायत जारी की है। रही बात यूपी सरकार की, तो यूपी के सीएम कह चुके हैं कि सड़क चलने के लिए होती है, नमाज के लिए नहीं। सड़क चलने के लिए होती है, और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। जहां तक बात कांवड़ियों की है, तो योगी आदित्यनाथ पहले भी बता चुके हैं कि कांवड़ यात्रा में बाधा बर्दाश्त नहीं होगी। मौलाना साहब को ये बात भी समझनी चाहिए कि कांवड़ यात्रा साल में सिर्फ एक बार होती है, और वो भी संगठित रूप से प्रशासन की निगरानी में श्रद्धा और अनुशासन के साथ। कांवड़ यात्रा कोई हफ्तावार आयोजन नहीं है, ये महीनों की तैयारी और धार्मिक आस्था का सैलाब है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात कांवड़ियों से ज्यादा मौलाना कौसर हयात की मंशा पर भी है। मौलाना ने
कुछ सवाल खड़े किए तो कुछ सवाल मौलाना कौसर हयात से भी हैं। क्या मौलाना चाहते हैं कि नमाज के लिए हर शुक्रवार को शिविर लगाया जाए, क्योंकि कांवड़ यात्रा में यही होता है, जगह जगह शिविर लगाए जाते हैं। क्या मौलाना कौसर हयात ये बताएंगी क्या हर हफ्ते सड़कें बंद होनी चाहिए, हजारों जवान तैनात होने चाहिए सिर्फ इसीलिए कि 15 मिनट की नमाज सड़कों पर हो सके और भी हर हफ्ते हो सके? क्या नमाज की आड़ में हर हफ्ते सार्वजनिक जगहों को धार्मिक प्रदर्शन का मंच बना देना चाहिए? और अगर कांवड़ यात्रा साल में एक बार सड़क पर होती है तो क्या अब हर शुक्रवार को सड़कों पर कब्जा किया जाना चाहिए या हर शुक्रवार को सड़कों पर नमाज होनी चाहिए? एक तरफ कांवड़ और नमाज पर विवाद है तो दूसरी तरफ नफरती सोच वाले भी लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। कांवड़ी और कांवड़ यात्रा पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की नजर से बच नहीं पा रहे हैं और हर जगह एक्शन किया जा रहा है। योगी फोर्स के कंधों का सहारा लेकर लंगड़ा लंगड़ा कर चलते इस शख्स का नाम शहजाद है। शहजाद अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा है, माफी मांग रहा है। मगर ऐसा क्यों है, इसकी वजह आपको दिखा तो नहीं सकते, हाँ बता जरूर सकते हैं। आपके बाहर नहीं होने की कभी भी जिंदगी में बाबूजी बोले मेरे भाई है, बाबूजी गलती हो गई, अब से बाद में नहीं होने की। देखिए ये शहजाद के फेसबुक पोस्ट का स्क्रीनशॉट है। इस पोस्ट के साथ शहजाद ने जो वीडियो अटैच किया है वो इतना आपत्तिजनक है कि हम उसे किसी हाल में नहीं दिखा सकते। मगर इस वीडियो के साथ शहजाद ने जो टेक्स्ट लिखा है वो पढ़कर समझा जा सकता है कि इसने कांवड़ियों के बारे में कितनी घटिया टिप्पणी की है। दरअसल मुजफ्फरनगर के भोपा का रहने वाला शहजाद इन दिनों चल रही कांवड़ यात्रा देखकर बौखलाया हुआ था। मुजफ्फरनगर के रास्ते से होकर गंगा जल लाने हरिद्वार जा रहे कांवड़ियों की शिव भक्ति से शहजाद इतना चिढ़ गया कि उसने सोशल मीडिया पर एक अश्लील वीडियो डालते हुए कांवड़ यात्रा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। मगर जैसे ही मुजफ्फरनगर पुलिस ने शहजाद का पोस्ट देखा उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया। बहुत ही सख्त धाराओं में, सुसंगत धाराओं में, बीएनएस और आईटी एक्ट की धाराओं में इसके ऊपर अभियोग जो है थाना भोपा पर पंजीकृत किया गया है और इसे गिरफ्तार करके जो है इसके खिलाफ अग्रिम जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी। योगी फोर्स ने शहजाद को गिरफ्तार करने के बाद कानून का ऐसा पाठ पढ़ाया कि अब वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है और बार बार हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रहा है। होने की कभी भी जिंदगी में बाबूजी बोले मेरे भाई है, बाबूजी गलती हो गई, अब से बाद में नहीं होने की जिंदगी में, बाबूजी मुझे माफ कर दो। मगर सवाल ये है कि आखिर कांवड़ यात्रा से भाईजान को इतनी चिढ़ क्यों है और ऐसे नफरती जज्बात वाले और कितने शहजाद यूपी में घूम रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बांग्लादेश की जहां एक बार फिर हिंसा की आग भड़क उठी है। आज गोपालगंज इलाके में एनसीपी और आवामी लीग के समर्थक आमने सामने आ गए। इसी के बाद सड़कों पर आगजनी होती, पत्थरबाजी होती। इसी बीच बांग्लादेश में पाकिस्तानी आतंकी संगठन टीटीपी की एंट्री खबर से हड़कंप मचा है और सवाल ये कि पड़ोसी मुल्क में शुरू हुई हिंसा कहीं किसी नापाक साजिश का हिस्सा तो नहीं। हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़। बांग्लादेश में फिर वही तस्वीर नजर आ रही है जो पिछले एक साल से पड़ोसी मुल्क की पहचान बन चुकी है। बांग्लादेश की सड़कों पर खुलेआम आगजनी और पत्थरबाजी हो रही है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि इसे काबू करने के लिए आर्मी को उतारना पड़ गया। इस हिंसा की दो वजह आपको बताएं। उससे पहले जान लीजिए कि पिछले साल भी इसी दौरान बांग्लादेश में जबरदस्त हिंसा हुई थी, जब पड़ोसी मुल्क में शेख हसीना को सत्ता से हटाने के लिए विद्रोह की आग भड़की थी और फिर राजधानी ढाका समेत पूरा बांग्लादेश हिंसा की चपेट में आ गया था। और अब फिर एक बार जुलाई महीने में ही वैसे ही हालात नजर आ रहे हैं, जिसे देखते हुए बांग्लादेश में एक बार फिर तख्ता पलट की आशंका जोर पकड़ने लगी है। दरअसल ये हिंसा भड़की है गोपालगंज इलाके में और इस हिंसा के पीछे भी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा देखा जा रहा है।
क्योंकि एक तरफ हैं शेख हसीना के समर्थक और दूसरी तरफ उनके विरोधी। अवामी लीग और एनसीपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ चुके हैं और एक दूसरे पर हमला करने से कोई परहेज नहीं कर रहे। हालांकि इस राजनीतिक लड़ाई में पुलिस पर भी हमला किया गया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जबकि पुलिस से हालात नहीं संभले तो सेना को सड़क पर उतारना पड़ गया। बांग्लादेश में भड़की इस हिंसा के बीच एक और चिंता की खबर है, या कहीं यूनुस सरकार में जिस बात का डर था आखिर वही होने लगा है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी आतंकियों ने घुसपैठ शुरू कर दी है। यूनुस राज में पाकिस्तानी तालिबान की एंट्री हो गई है। टीटीपी ने बांग्लादेश में जिहाद की तैयारी शुरू कर दी है। तहरीके तालिबान की तरफ से बांग्लादेशियों की भर्ती की जा रही है। बांग्लादेश की एंटी टेरर ब्रांच ने टीटीपी के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि तहरीके तालिबान पिछले लंबे वक्त से पाकिस्तानी सेना पर कहर बनकर टूट रही है। और तो और टीटीपी के ताबड़तोड़ हमलों ने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की नींद उड़ा रखी है। लिहाजा अगर पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियों के बाद अगर तहरीके तालिबान ने बांग्लादेश में अपनी जड़ें जमा ली तो ये खबर बांग्लादेशी अवाम के लिए बड़ी चिंता का सबब बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।